नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप सिंह। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कैल्शियम की कहानी बताऊंगा कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो कैल्शियम हमारा जो डेली डोज है वो 800 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम रोज़ का रिक्वायरमेंट है। आप इसको नेचुरल सोर्स से मिल जाता है। ये नेचुरल सोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस में यूजुअली ये रहता है और इससे आपको किससे मिलता है। आप एक तो वाटर जो हम पीते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा रहती है, उससे आपको थोड़ा मिल जाता है। उसके अलावा जो आप फ्रूट लेते हैं अगर, तो फ्रूट जो भी होंगे उनमें ज़्यादातर में बनाना, पपाया, एप्पल और संतरे, मौसम्बी, इन सब में कैल्शियम होता है। इसको आप थोड़ा थोड़ा अगर रेगुलर लेते हैं तो इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा आप जो सब्जी खाते हैं उसमें जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, भिंडी है, तरोई है, शिमला मिर्चा है, आप ये अगर रेगुलर लेते हैं तो आप इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा आप अगर दूध किसी भी फार्म में लेते हैं तो आपको दूध में भी कैल्शियम रहता है, वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आप दूध किसी भी फार्म में ले सकते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें लेंगे, उससे भी आपको कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए हम ये 3 हार्मोन्स उनकी वजह से होता है कि बॉडी में ब्लड लेवल में जो कैल्शियम है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। पहला तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है, उसको पीटीएच कहते हैं। ये ग्लैंड्स होती हैं थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्लैंड्स होती है, 2 ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। उनसे हार्मोन सिक्रेशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स। ये ब्लड लेवल को कम करता है या ज़्यादा करता है। इसी तरीके से दूसरा हार्मोन होता है कैल्शिटोनिन, वो भी कैल्शियम ब्लड लेवल को रेगुलेट करता है। तीसरा होता है कैल्शिट्रॉल, ये भी हार्मोन होता है, ये एक विटामिन D3 का फॉर्म है, ये भी कैल्शियम ब्लड लेवल को रेगुलेट करता है। तो ये 3 हार्मोन्स हैं, जिम्मेदार हैं कैल्शियम ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए। कैल्शियम ब्लड लेवल अगर मेंटेन नहीं है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके खतरे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कैसे काम करते हैं। एक तो ये इनका काम होता है हार्मोन्स का कि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं, चाहे नेचुरल फार्म में ले रहे हो या आप मेडिसिनल यूज़ में ले रहे हो, तो वो आप जो स्टमक में जो जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये हार्मोन्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो वो बॉडी में लगेगा, बोन्स में लगेगा, एसिमिलेशन होगा। दूसरा तरीका होता है कि ये जो इसके कम या ज़्यादा सिक्रेशन से ये बोन से एक्सचेंज करता है। अगर पीटीएच है, जैसा उसका रोल होता है कि अगर ज़्यादा सिक्रेशन होने लगेगा तो वो ब्लड लेवल में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, अगर कम सिक्रेशन होगा तो ब्लड लेवल कम कर देगा। तो इसी तरीके से अगर ये हाइपर सिक्रेशन हो रहा है पीटीएच का, तो ये बोन से ही कैल्शियम लेके ब्लड लेवल में बढ़ा देगा। तो एक दूसरा ये रोल होता है। तीसरा होता है कि अगर आपके ब्लड लेवल में कैल्शियम कम हो रहा है तो वो जो किडनी से जो आपका यूरिन फिल्ट्रेट हो रहा है, पानी जो फिल्ट्रेट हो रहा है, उससे कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देगा और एब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपका ज़्यादा है कैल्शियम लेवल तो वो यूरिन पे आएगा और वो बाहर निकल जाएगा। जो मेडिसिनल यूज में जो कैल्शियम दी जाती है वो यूजली 2 तरीके की होती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा होता है कैल्शियम साइट्रेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट वो खाना खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि वो एसिड मीडियम में ही एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप
खाना खाने के बाद नहीं लेंगे, खाली पेट लेंगे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट इंटेस्टाइन से निकल जाएगा और उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम साइट्रेट को आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसका दोनों फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब मैं आता हूँ आपको पैराथायरॉयड हार्मोन में, पीटीएच में। अगर इसका सीक्रेशन कम हो रहा है तो ब्लड लेवल, कैल्शियम ब्लड लेवल कम हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शिट्रॉल का भी अगर कम मात्रा मिल रही है तो ब्लड लेवल कैल्शियम का कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये सीक्रेशन इसका बढ़ जाएगा तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। कैल्शिट्रॉल का भी अगर ज़्यादा आप मात्रा में बॉडी में जा रहा है तो वो कैल्शियम लेवल आपको बढ़ा देगा। तो ये और लेकिन कैल्शिटोनिन का जो रोल है ये इसका उल्टा होता है। इसका सीक्रेशन बढ़ता है तो कैल्शियम ब्लड लेवल कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सीक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैल्शियम ब्लड लेवल बढ़ा देगा। इसका उल्टा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन से कैसे इसमें इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर इसमें किसी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन आपका कम सीक्रेशन हो रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसको बीमारी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाता है तो आपका कैल्शियम ब्लड लेवल आपका कम हो जाएगा। उससे आपको क्या होगा कि आपको टिटैनी हो जाएगी। टिटैनी में हाथ जो है टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और आपको कन्वल्जन्स होंगे, आपके हाथों में ट्रेमर होने लगेगा और आपको लैरिंगोस्पाज्म हो जाएगा, जिसमें लैरिंग्स में स्पाज्म होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे और कन्फ्यूजन की स्टेज आएगी। साइकेट्रिक चेंजेस आ जाते हैं, आपके हाथों में डम्बनेस आ जाएगी, पैरेस्थीसिया हो जाएगी, सुन्नपन आपको हाथों में पैरों में आने लगेगा और आँखों में कैटरैक्ट हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म से आँखों में कैटरैक्ट हो जाता है। तो अगर साइकेट्रिक चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, कोमा में आप चले जाएंगे, आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ख़राब चीज़ है। तो कैल्शियम ब्लड लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको होता है, पीटीएच अगर सीक्रेशन बढ़ जाता है, ये उसी स्टेज पे बढ़ता है जब आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए। उसकी वजह से वो कैल्शियम लेवल का सीक्रेशन बढ़ाने लगता है तो कैल्शियम लेवल बढ़ने लगता है, कैल्शियम ब्लड लेवल बढ़ने लगता है। तो वो कैसे बढ़ाता है कैल्शियम लेवल? वो बोन से ही आपको कैल्शियम लेके आपके ब्लड लेवल में ले आएगा। तो आपकी बोन कमज़ोर होने लगेगी और जब बोन कमज़ोर होगी तो आपको फ्रैक्चर होगा। बहुत ट्रिवियल इंजरी से आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। आपकी बोन्स टेढ़ी हो सकती है, स्पाइनल जो स्पाइन है आपकी वो टेढ़ी हो सकती है, लॉर्डोसिस हो सकती है, उसको स्कोलियोसिस हो सकती है आपको। तो और इसमें वही चेंजेस आ जाएंगे, साइकेट्रिक चेंजेस इसमें भी आएंगे। आपको कन्फ्यूजन स्टेज हो सकती है और मसल वीकनेस आपको इसमें होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, एनोरेक्सिया हो गया जिसमें आपको भूख नहीं लगेगी और आपको कोमा में जा सकते हैं, लीथल भी हो सकता है। तो ये दोनों हानिकारक है। अगर आपका कैल्शियम ब्लड लेवल कम हो रहा है तो हानिकारक है, अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी हानिकारक है। कैल्शिटोनिन में भी अगर आपका उसका लेवल बढ़ रहा है तो कैल्शियम लेवल जो है वो घटा देगा, अगर वो घट रहा है तो वो बढ़ा देगा। और इसी तरीके से विटामिन D3 है या उसको कैल्शिट्रॉल कहते हैं, तो उसमें भी जो है यही बात होती है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हाइपर विटामिनोसिस कहलाता है। तो उससे आपका कैल्शियम ब्लड लेवल आपका बढ़ जाएगा। अगर उसकी मात्रा कम है तो कैल्शियम ब्लड लेवल कम हो जाएगा। अब विटामिन D3 या कैल्शिट्रॉल आपको नेचुरल भी मिल सकता है। ये सनलाइट से आपको आपके बॉडी में बनता है। आपको बॉडी में या इवनिंग में जब धूप कम होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती है। आपको कपड़े उतार के आपको धूप में बैठना होगा, उससे विटामिन D बॉडी में उतना ही बनेगा जितना कि बॉडी में रिक्वायरमेंट है। लेबर लोग धूप में काम करते हैं,
लेकिन उनको विटामिन डी आराम से मिल जाता है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उतना ही बॉडी में कैल्शियम विटामिन D3 उतना ही बनेगा जितना कि उनका रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये आर्टिफिशियल रूप में डॉक्टर्स देते हैं तो ये विटामिन D3 टैबलेट फार्म में आता है, सैसे में आता है, पाउडर फार्म में। तो इसको वीकली दिया जाता है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो इसको आप इस फार्म में भी ले सकते हैं। वो तभी आप लेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगा। आप अपने मन से कभी भी मत लें, जब भी ज़रूरत होगी वो डॉक्टर बताएगा। जो कैल्शियम हम लेते हैं, डॉक्टर जो देता है वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम साइट्रेट हो, उसमें विटामिन D3 मिला रहता है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिला रहता है। तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कैल्शियम में मिला हुआ है तो आप अलग से नहीं लेंगे, अन्यथा इसमें हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है D3 का, तो उसके साइड इफ़ेक्ट है। और साइड इफ़ेक्ट भी इसमें भी ख़राब है, क्योंकि इसमें स्टोर हो जाता है ये बॉडी के अंदर। तो इसमें आपको एक तो जब विटामिन D3 आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। तो आपको वही हाइपर कैल्शियमिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वही इसमें आपको होने लगेंगे। आपको वीकनेस होगा, आपको फटीग होगा, थकान आएगी। आप ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो आपको वॉमिटिंग होगा, नौसिया होगा और आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, पोलीयूरिया, और आपको रेनल स्टोन इसमें ज़्यादा बनेगा। आपके बढ़ने की संभावना इसमें बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कार्डियक आपका हार्ट अटैक इसमें हो सकता है, और बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। और तो ये है हाइपर विटामिनोसिस डी के। तो इसलिए विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसके फिर नुकसान ज़्यादा होंगे। आपको अगर इन तीनों हार्मोन्स में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आपको या तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा या आपको हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। लेकिन आपको जल्दी आपको पता नहीं चलेगा। आपको कमजोरी, वीकनेस, वॉमिटिंग किसी वजह से भी हो सकती है। आपको लगेगा नहीं कि हमारे कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम में चेंजेज आ रहे हैं। लेकिन जब आपको कभी बहुत छोटी चोट से भी आपका अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको देखेगा एक्सरे में। एक्सरे से ही पता चल जाता है कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है, आपकी बोन खोखली हो रही है, आपको बार बार फ्रैक्चर होगा। तो और दूसरा जांच होती है, एक ब्लड लेवल में कैल्शियम लेवल का पता कर लेते हैं। और तीसरी जांच होती है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। तो बोन मिनरल डेंसिटी से आपका पता चल जाता है कि आपकी बोन की स्टेज कैसी है। तो विटामिन D3 जो डेली डोज है उसका 3000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट है पर डे का, वो आपको लेना है। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बच्चों में रिकेट हो जाता है, और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है 45-50 के बाद में उनके हार्मोन्स सिक्रेशंस कम होने लगते हैं। तो उनमें ये ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है। अगर हाइपोकैल्शियमिया है, कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो आपकी बोन खोखली होने लगेगी। उसको हम लोग ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पूरी बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं तो ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपीनिया कहते हैं, और बच्चों में रिकेट कहते हैं। तो ये आपको और अगर पुरुष है तो 55 और 60 साल के बाद में जब इनएक्टिविटी हो जाती है, एक्सरसाइज आप कम होने लगती है, तो आपकी बॉडी में ये हाइपोकैल्शियमिया आपके होने लगेगा। तो ओस्टियोपोरोसिस होने लगेगी, आपकी बोन्स जो है वो खोखली होने लगेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप तो अगर इस स्टेज में आप पहुंच रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो नेचुरल सोर्सेज हैं, सनलाइट है, मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये तो करें ही, साथ में आप एक्सरसाइज भी बढ़ा दें।
आपको एक्सरसाइज बॉडी वॉक, यूनिक वॉक आप रेगुलर करिए। 15-15 मिनट का ही करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए, तो भी काम चल जाएगा। अगर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बॉडी और यूनिक वॉक ना करें। उससे क्या होगा कि आपके वेट का असर घुटने पे पड़ेगा, उससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी और कार्टिलेज डैमेज होने लगेगा, तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतर है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक ट्रेडमिल ले लें, इलेक्ट्रिकल ट्रेडमिल। उसमें आप घर में ही आप एक्सरसाइज पूरी फैमिली कर सकती है। 15 मिनट आप डेली करेंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में, कभी भी आप जब चाहे कर लें। अगर आप डेली करते रहेंगे तो आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं जाना पड़ेगा। और आपको उसमें होता क्या है कि वो मशीन खुद चलाती है, आपको चलना नहीं होता, आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें। तो डाइटरी एलिमेंट के अलावा ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है 45-50 साल के बाद में, जब इनएक्टिविटी हो जाती है, लोग कम चलना फिरना करने लगते हैं। तो ये आप हो गया आपका नेचुरल तरीका। अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। वो आपको कैल्शियम के टैबलेट्स बताएगा, विटामिन डी बताएगा आपको कितने दिन खाना है, कैसे खाना है, और BMD का टेस्ट कराएगा। ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ये आप जांच जो कराएं वो बेहतर जगह से कराएं, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट अगर गलत आती है तो आपका पूरा ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा। अगर आप लखनऊ में हैं तो मैं 2 जगह आपको बताऊंगा, आप वहां से कराएं जो रिलायबल है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक है RML मल्होत्रा क्लिनिक में और दूसरा है लाल पैथ में। तो अगर आप इन 2 जगहों पे कराते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि ये रिलायबल आपको रिपोर्ट देंगे। तो आप इनकी रिपोर्ट के आधार पर आप डॉक्टर से आप इलाज आप कराएंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। धन्यवाद।